द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम मिलकर खंगालते हैं आपके दिए गए स्रोत और निकालते हैं उनसे काम की जानकारी और दिलचस्प बातें। आज हम गोता लगा रहे हैं सिंचाई इंजीनियरिंग की दुनिया में और हमारा फोकस रहेगा नहरों के डिजाइन, उनसे जुड़ी जो अलग-अलग अवधारणाएं हैं उन पर। जी। हमारे पास जो सामग्री है उसमें नहरें कितनी तरह की होती हैं, उन्हें डिजाइन करने के सिद्धांत क्या हैं, कुछ जरूरी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और यहाँ तक कि नहरों में ये जो मिट्टी गाद बहती है वो कैसे काम करती है, ये सब कुछ है। हाँ, काफी विस्तार से है। तो हमारा काम है इन सब तकनीकी बातों को एकदम साफ और आसान तरीके से समझना ताकि याद भी रहे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नहरें बनती कैसे हैं, मतलब उनका रास्ता कैसे तय होता है, ये अलाइनमेंट वाली बात। हाँ, अलाइनमेंट। ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि पानी कितना सही ढंग से पहुंचेगा, बनाने में मुश्किल कितनी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सही अलाइनमेंट चुनना शायद पहला और सबसे अहम कदम है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि अलाइनमेंट के हिसाब से मोटे तौर पर 4 तरह की नहरें होती हैं। पहली है रिज कैनाल, इसे वाटरशेड कैनाल भी कहते हैं। रिज मतलब जो सबसे ऊंची जगह हो इलाके की। हाँ, बिल्कुल। जैसे पहाड़ी की चोटी या 2 नदियों के बीच की सबसे ऊंची जमीन की जो रेखा होती है ना, रिज लाइन या वाटरशेड, ये नहर उसी के साथ साथ बनाई जाती है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है सबसे ऊपर बनाने का? सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह पर है, तो इसके दोनों तरफ ढलान होती है। हाँ। तो आप ग्रेविटी की मदद से बिना किसी पंप वगैरह के दोनों तरफ के खेतों को पानी दे सकते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा एरिया कवर हो जाता होगा। एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा कमांड एरिया इसके दायरे में आ जाता है। और एक और बड़ा फायदा, क्या? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, तो जो प्राकृतिक नदियां नाले होते हैं वो अक्सर इसके नीचे से गुजरते हैं, तो उन्हें पार करने के लिए जो खास स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं ना, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, हाँ, हाँ। उनकी जरूरत या तो पड़ती ही नहीं या बहुत कम पड़ती है। तो ये सबसे किफायती, सबसे एफिशिएंट तरीका माना जाता है। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हुआ फिर, रिज कैनाल। लेकिन मान लीजिए जमीन ऐसी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है या रिज लाइन नहीं है। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन है कॉन्टूर कैनाल। कॉन्टूर कैनाल। ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। कॉन्टूर मतलब? कॉन्टूर मतलब वो लाइन जो जमीन पर समान ऊंचाई वाले सारे पॉइंट्स को जोड़ती है। तो ये नहर लगभग एक ही लेवल पर कॉन्टूर के साथ साथ चलती है। अच्छा, मतलब ढलान के सहारे नहीं, एक ही लेवल पर। हाँ, ज्यादातर। इसीलिए ये सिर्फ अपनी एक ही तरफ पानी दे सकती है, जो निचली तरफ वाली जमीन है। क्योंकि पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं। सही। और इसमें एक और दिक्कत है। क्या? इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क सबसे ज्यादा बनाने पड़ते हैं। ओह, क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक नाले हैं वो तो ढलान के साथ बहते हैं, है ना? और कंटूर लाइन अक्सर इन ढलानों को काटती है। हाँ, सही बात है। तो नहर को इन नालों की ऊपर से या नीचे से ले जाने के लिए बहुत सारे पुलिया, साइफन, एक्वाडक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये काफी महंगा और जटिल हो जाता है। समझ गई। तो रिज कैनाल और कंटूर कैनाल, और बाकी दो कौन सी थी? तीसरी है साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल। ये कंटूर लाइनों के लगभग परपेंडिकुलर, मतलब समकोण पर बनाई जाती है। ये ढलान के साथ साथ नीचे उतरती है। अच्छा। इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की जरूरत फिर से कम हो जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक नालों के लगभग पैरेलल चलती है। ओके। और चौथी है इनुंडेशन कैनाल। इनंडेशन कैनाल। ये मतलब पुरानी सबसे सरल किस्म की नहरें हैं। इनमें नदी से पानी लेने के लिए कोई पक्का हेडवर्क जैसे बैराज या वियर नहीं होता। तो पानी कैसे आता है? बस नदी से एक कट बना देते हैं। पानी इनमें तभी आता है जब नदी में बाढ़ हो या पानी का लेवल काफी ऊंचा हो, तो इन पे कोई खास कंट्रोल नहीं रहता पानी के बहाव पर। अच्छा, तो ये तो हो गई नहरें उनके रास्ते के हिसाब से। अब एक और बड़ी चुनौती की बात करते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां जमीन जलोढ़ मिट्टी वाली हो, मतलब नरम मिट्टी जो नदियों से आती है। हाँ, एल्यूवियल सॉइल। वहां नहर को स्टेबल रखना, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें मिट्टी भर जाए, सिल्टिंग हो जाए या किनारे कटने लगे, स्कोरिंग हो जाए, ये एक बड़ी समस्या है ना? बहुत बड़ी समस्या है। और इसी को हल करने के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, केनेडी का सिद्धांत और लेसी का सिद्धांत। हाँ, इनके बारे में बताइए। हाँ, तो ये दोनों सिद्धांत ऐसी नहरें डिजाइन करने के लिए हैं जो स्टेबल रहें, या जैसे रिजीम में कहते हैं, मतलब ना सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग। पहले बात करते हैं आरजी केनेडी की। केनेडी। हाँ, ये पंजाब में इंजीनियर थे। उन्होंने अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पर काफी स्टडी की। उनका जो मेन आइडिया था वो था क्रिटिकल वेलोसिटी का, V0। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब एक खास स्पीड। हाँ, एक ऐसी न्यूनतम औसत स्पीड जिस पर पानी में जो सिल्ट बह रही है वो ना तो नीचे जमे और ना ही नहर के तल से और मिट्टी कटे। मतलब
एक बैलेंस बना रहे। अच्छा, और ये स्पीड किस चीज पर निर्भर करती थी? कैनेडी ने पाया कि ये मुख्य रूप से पानी की गहराई y पर निर्भर करती है। उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया, V0 इज इक्वल टू C1 y C2। इसमें C1 और C2 कांस्टेंट थे, जिनकी वैल्यू उन्होंने 0.55 और 0.64 बताई। फिर उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो m भी बताया। M। हाँ, m। ये नहर में पानी की जो एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी है और जो क्रिटिकल वेलोसिटी V0 होनी चाहिए, उसका रेशो है। ओके। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो सब ठीक है। अगर m 1 मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्कोरिंग होगी, कटाव होगा। और अगर m 1 मतलब वेलोसिटी कम है तो सिल्टिंग होगी, मिट्टी जमेगी। और ये सिल्ट पानी में घुली कैसे रहती है, इस पर कैनेडी का क्या सोचना था? कैनेडी का मानना था कि सिल्ट को ऊपर उठाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पानी में बनने वाले भंवरों, एडीज से आती है। और ये एडीज उनके हिसाब से सिर्फ नहर के तल से ही पैदा होते हैं। सिर्फ तल से, किनारों से नहीं? हाँ, उन्होंने किनारों से बनने वाले एडीज के रोल को नजरअंदाज किया और उन्होंने नहर का शेप भी ट्रेपेजॉइडल माना, जिसका साइड स्लोप 0.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल था। तो डिजाइन कैसे करते थे इसके आधार पर? क्या सीधा फॉर्मूला था? नहीं, सीधा नहीं था। इसमें ट्रायल एंड एरर लगता था। मतलब पहले पानी की कोई गहराई माननी पड़ती थी। अच्छा। उससे V0 निकालते थे। फिर नहर का एरिया, बाकी डायमेंशन तय करते थे। फिर किसी और फॉर्मूले से, जैसे कटर या मैनिंग का फॉर्मूला, उससे एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। फिर दोनों वेलोसिटी को कंपेयर करते थे। अगर एक्चुअल वेलोसिटी और V0 बराबर नहीं आए तो फिर से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, एक नई गहराई मानकर। काफी मेहनत वाला काम था। काफी लंबा प्रोसेस लगता है। स्रोत में गैरेट के डायग्राम का भी जिक्र है, वो क्या थे? उन्होंने कुछ आसान किया। हाँ, बिल्कुल। गैरेट के डायग्राम असल में कैनेडी और कटर के समीकरणों का ग्राफिकल सोल्यूशन थे, चार्ट्स थे। अच्छा, ग्राफ। हाँ, उनकी मदद से इंजीनियर बिना लंबी कैलकुलेशन के सीधे नहर के डायमेंशंस और ढलान वगैरह पता लगा सकते थे। इससे वो ट्रायल एंड एरर वाला काम काफी तेज और आसान हो गया। ओके, तो ये तो हुई कैनेडी की थ्योरी। अब लेसी ने क्या अलग किया, क्या सुधार किया? हाँ, गेराल्ड लेसी ने कैनेडी के काम को ही आगे बढ़ाया, पर उसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। लेसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने कहा कि सिल्ट को उठाए रखने वाले एडीज सिर्फ तल से नहीं आते। तो फिर कहाँ से? उन्होंने कहा कि ये एडीज नहर के पूरे गीले हिस्से से, मतलब तल और किनारे दोनों से पैदा होते हैं, वेटेड पेरीमीटर से। ये ज्यादा वास्तववादी नजरिया था। हाँ, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। और उन्होंने रिजीम वाली बात को कैसे आगे बढ़ाया? लेसी ने रिजीम चैनल के कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया। उन्होंने 3 तरह की रिजीम बताई, इनिशियल, फाइनल और ट्रू रिजीम। उनका सिद्धांत मुख्य रूप से फाइनल रिजीम पर लागू होता है। फाइनल रिजीम मतलब एक ऐसी अवस्था जहां नहर लगातार बहते पानी और सिल्ट के साथ एक संतुलन बना लेती है और अपना आकार और ढलान खुद ही एडजस्ट कर लेती है, ताकि ना सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग। लेसी ने यह भी माना कि ऐसी नहर का आकार ट्रेपेजॉइडल नहीं बल्कि सेमी एलिप्टिकल जैसा होता है। अच्छा, और कैलकुलेशन के लिए क्या उन्होंने गहराई पर फोकस किया जैसे कैनेडी ने? नहीं, कैनेडी ने गहराई को मेन माना था। लेसी ने हाइड्रोलिक मीन रेडियस को ज्यादा महत्व दिया। आर होता है एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, एपी। और सबसे जरूरी, उन्होंने सिल्ट फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया। सिल्ट फैक्टर ये क्या है? ये सिल्ट के कणों के औसत साइज d से जुड़ा है। F इज इक्वल टू 1.76√d, जहां d mm में। ये बताता है कि सिल्ट कितनी मोटी या महीन है, और ये नहर के डिजाइन, खासकर उसकी ढलान, स्लोप को सीधे प्रभावित करता है। तो क्या लेसी के तरीके में भी ट्रायल एंड एरर था? नहीं, यही तो खास बात थी। लेसी ने ट्रायल एंड एरर की जरूरत को लगभग खत्म कर दिया। उन्होंने डिस्चार्ज Q और सिल्ट फैक्टर F के आधार पर नहर के डिमेंशंस, जैसे वेटेड पेरीमीटर P, वेलोसिटी V, हाइड्रोलिक रेडियस R और सबसे जरूरी नहर की ढलान S निकालने के लिए सीधे सीधे एम्पिरिकल फॉर्मूले दे दिए। अच्छा, जैसे परिमाप के लिए उन्होंने बताया P इक्वल टू 4.75√Q। कितना आसान हो गया। वेलोसिटी, रेडियस, स्लोप, सबके लिए ऐसे ही फॉर्मूले थे। इससे डिजाइन प्रोसेस बहुत सरल हो गया। उन्होंने स्कोर डेप्थ, मतलब कटाव की अधिकतम गहराई निकालने के लिए भी फॉर्मूले दिए, जो पुल वगैरह बनाते वक्त बहुत काम आते हैं। तो कुल मिला के लेसी ने कैनेडी की कुछ कमियों को दूर किया। बिल्कुल।
एडीज का सोर्स, चैनल का शेप, डिजाइन का तरीका, लेकिन जैसा स्रोत भी कहते हैं, कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल नहीं। लेसी की भी अपनी सीमाएं होंगी, खासकर वो ट्रू रिजीम वाली बात। क्या वो असल में हासिल हो पाती है? बहुत मुश्किल। असल नहरों में ट्रू रिजीम की सारी शर्तें पूरी होना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये सिद्धांत हमें गाइडेंस देते हैं, लेकिन फाइनल डिजाइन में प्रैक्टिकल अनुभव और इंजीनियरिंग जजमेंट का रोल हमेशा रहता है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। नहर बन गई, अब पानी खेतों तक पहुंचाना है सही टाइम पर, सही मात्रा में। इसके लिए कुछ खास शब्द और कैलकुलेशंस इस्तेमाल होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, सिंचाई प्रबंधन के लिए ये बहुत जरूरी है। स्रोत में कई ऐसे पैरामीटर्स का जिक्र है। हाँ, जैसे ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया। ये सब क्या है? देखिए, ग्रॉस कमांड एरिया जीसीए, तो वो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां तक नहर का पानी पहुंच सकता है थियोरेटिकली। इसमें खेत, गांव, सड़कें, बंजर जमीन सब आ गया। सब कुछ। हाँ। लेकिन इसमें से सारी जमीन पर तो खेती नहीं होती ना। नहीं। तो जीसीए का वो हिस्सा जो वाकई खेती के लायक है, उसे कहते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया, सीसीए। नहर का डिजाइन असल में सीसीए को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ओके। और फिर है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आई ये बताता है कि किसी एक मौसम में या पूरे साल में हम कुल सीसीए के कितने % हिस्से पर असल में सिंचाई करने का इरादा रखते हैं। ये 100% से कम भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है पानी कम हो या किसान सारी जमीन पर खेती ना कर रहे हो, और कभी-कभी ये 100% से ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा कैसे? अगर एक ही खेत में साल में एक से ज्यादा फसलें सींची जाती हैं, मान लीजिए रबी में भी और खरीफ में भी, तो इंटेंसिटी जुड़कर 100% से ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं ड्यूटी और डेल्टा पर। ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं कभी-कभी। हाँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है पानी की जरूरत और सप्लाई को समझने के लिए। पहले डेल्टा ये आसान है। ये बस ये बताता है कि किसी फसल को उसके पूरे उगने के टाइम में कुल कितना गहरा पानी चाहिए। मतलब पानी की कुल गहराई सेंटीमीटर या मीटर में? हाँ बिल्कुल, जैसे धान को ज्यादा डेल्टा चाहिए, गेहूं को कम। ये फसल की जरूरत है। ठीक है। और ड्यूटी पानी के इस्तेमाल की एफिशिएंसी का नाप है। ये बताता है कि अगर हम नहर से लगातार 1 क्यूमेक पानी सप्लाई करें, तो उससे उस फसल के पूरे बेस पीरियड में कितने हेक्टेयर खेत सींचे जा सकते हैं। ओह, तो ड्यूटी जितनी ज्यादा उतना अच्छा, मतलब उतने ही पानी से ज्यादा खेत सिंच रहे हैं। एग्जैक्टली, ड्यूटी ज्यादा मतलब पानी का इस्तेमाल ज्यादा एफिशिएंट है। और इन दोनों में कोई रिश्ता है ड्यूटी और डेल्टा में? हाँ, सीधा रिश्ता है, जो फसल के बेस पीरियड पर निर्भर करता है। बेस पीरियड मतलब जितने दिन फसल खेत में है और उसे पानी चाहिए। पहली सिंचाई से आखिरी सिंचाई तक का टाइम। हाँ, तो एक मशहूर फॉर्मूला है D = 8.64 B डेल्टा। D = 8.64 B डेल्टा। यहाँ D हेक्टर क्यूमेक में, B दिनों में और डेल्टा मीटर में है। ये साफ दिखाता है कि अगर डेल्टा पानी की जरूरत ज्यादा होगा तो ड्यूटी सिंचाई क्षमता कम हो जाएगी। समझ आ गया। आपने बेस पीरियड कहा, स्रोत में कोर पीरियड और कोर डेप्थ भी था, वो क्या है? हाँ, बेस पीरियड तो पूरा टाइम हो गया। कोर पीरियड उसी बेस पीरियड के अंदर का वो टाइम होता है जब फसल को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अक्सर बुवाई के कुछ हफ्तों बाद, जब फसल तेजी से बढ़ रही होती है। बिल्कुल। और उस कोर पीरियड में जितना पानी दिया जाता है उसकी गहराई को कोर डेप्थ कहते हैं। नहर के डिजाइन कैपेसिटी अक्सर इसी कोर पीरियड की जरूरत के हिसाब से तय होती है, क्योंकि यही पीक डिमांड का टाइम होता है। अच्छा, स्रोत में कुछ और फैक्टर भी थे, क्रॉप रेशियो, कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर। इनका क्या मतलब है? क्रॉप रेशियो तो बस रबी और खरीफ के मौसम में जो एरिया सींचा गया उसका अनुपात है, प्लानिंग में काम आता है। कैपेसिटी फैक्टर ज्यादा जरूरी है ऑपरेशन के लिए। ये बताता है कि नहर अपनी फुल डिजाइन कैपेसिटी का कितना % इस्तेमाल कर रही है किसी टाइम पर। क्योंकि नहर हमेशा फुल तो चलती नहीं होगी। नहीं, खरीफ में ज्यादा पानी चाहिए होता है, रबी में कम, तो कैपेसिटी फैक्टर बदलता रहता है। और टाइम फैक्टर ये बताता है कि नहर किसी बेस पीरियड में कुल कितने दिन चली और बेस पीरियड कुल कितने दिन का था, उसका रेशियो। कभी कभी नहर बंद भी करनी पड़ती है ना, मरम्मत के लिए या पानी ना होने पर। उनकी डिस्चार्ज कैलकुलेशन का उससे क्या सीखने को मिलता है? उसे मेन बात यह समझ आती है कि अगर कई फसलें एक ही मौसम की हैं, जैसे चना और गेहूं दोनों रबी की हैं, हाँ, तो नहर के आउटलेट पर कुल कितना पानी चाहिए ये निकालने के लिए उनकी अलग अलग जरूरत को बस जोड़ देते हैं। सिंपल। लेकिन
अगर फसलें अलग अलग मौसम की हैं, जैसे धान खरीफ में और गेहूं रबी में, तो नहर की मेन कैपेसिटी डिजाइन करते वक्त हम दोनों को जोड़ते नहीं हैं। हम देखते हैं कि किस मौसम में ज्यादा पानी चाहिए और नहर को उस मैक्सिमम जरूरत के लिए डिजाइन करते हैं। अच्छा, क्योंकि दोनों मौसम एक साथ तो आएंगे नहीं। बिल्कुल, ये कैपेसिटी प्लानिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जरा नहर के फिजिकल स्ट्रक्चर पर आते हैं। मतलब नहर दिखती कैसी है, उसके क्या क्या हिस्से होते हैं? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। स्रोत में कुछ मुख्य पार्ट्स बताए गए हैं। पहला है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड, अच्छा, ये सेफ्टी मार्जिन जैसा हुआ। ताकि पानी बाहर ना छलके। हाँ, बिल्कुल। पानी के लेवल में उतार चढ़ाव हो सकता है, लहरें बन सकती हैं, तो ये एक्स्ट्रा हाइट जरूरी है। बड़ी नहरों में ज्यादा फ्री बोर्ड रखते हैं। ओके, और किनारे तो बैंक्स हो गए। बर्म्स क्या होता है? बर्म्स तब बनता है जब नहर जमीन को काटकर और उसी मिट्टी से किनारे बनाकर बनाई जाती है। अच्छा। तो जमीन के ओरिजिनल लेवल पर नहर के पानी वाले हिस्से और बाहर वाले ऊंचे किनारे बैंक के बीच एक फ्लैट पट्टी छोड़ देते हैं। ये बर्म बैंक को स्टेबिलिटी देता है और सीपेज लाइन को कंट्रोल करता है। और डोला या डॉल, ये नाम अजीब है। हाँ, डौला डाउल। ये नहर के किनारे जो सर्विस रोड या इंस्पेक्शन रोड होती है ना, हाँ, उसके साथ साथ नहर की तरफ बना एक छोटा सा मिट्टी का किनारा या कर्ब जैसा होता है। मेनली सेफ्टी के लिए, ताकि कोई गाड़ी या आदमी गलती से नहर में न गिर जाए। अच्छा, छोटा सा बैरियर। और स्पॉइल बैंक्स और बोरो पिट्स। स्पॉइल बैंक्स तब बनते हैं जब खुदाई से निकली मिट्टी स्पॉइल किनारे बनाने के बाद भी बच जाती है, तो उस फालतू मिट्टी को नहर से थोड़ी दूर पर जमा कर देते हैं। और बोरो पिट्स? बोरो पिट्स इसका उल्टा है। अगर किनारे बनाने के लिए खुदाई से निकली मिट्टी कम पड़ जाए, बोरो करनी पड़े, तो पास की जमीन से और मिट्टी खोद कर लाते हैं। जिन गड्ढों से ये मिट्टी खोदी जाती है उन्हें बोरो पिट्स कहते हैं। ओके, और साइड स्लोप्स मतलब किनारों का ढलान? हाँ, साइड स्लोप्स। ये मिट्टी कैसी है इस पर निर्भर करता है। आमतौर पर कटिंग वाले हिस्से में ढलान ज्यादा खड़ा रख सकते हैं, जैसे 1:1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लेकिन फिलिंग वाले बैंक का ढलान ज्यादा फैला हुआ फ्लैटर रखते हैं, जैसे 1.5:1 या 2:1, ताकि वो गिरे नहीं, स्टेबल रहे। स्रोत में बैलेंस डेप्थ ऑफ कटिंग की भी बात थी, वो क्या है? बैलेंस डेप्थ वो सबसे अच्छी गहराई होती है नहर की खुदाई की, जहां से निकली मिट्टी की मात्रा हाँ, ठीक उतनी ही हो जितनी किनारे बनाने के लिए चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अच्छा, तो न मिट्टी फेंकनी पड़े न बाहर से लानी पड़े। बिल्कुल, ये सबसे इकोनॉमिकल होता है। डिजाइनर कोशिश करते हैं कि नहर ज्यादातर इसी बैलेंस डेप्थ पर बने। अब आते हैं लाइनिंग पर। आजकल ज्यादातर नहरें लाइंड होती हैं, है ना? मतलब कंक्रीट या टाइल्स वगैरह लगी होती हैं। हाँ बिल्कुल, कच्ची नहरों की तुलना में लाइनिंग के बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है सीपेज लॉस में कमी। कच्ची नहरों से बहुत सारा पानी रिसकर जमीन में चला जाता है। हाँ, ये तो सुना है। लाइनिंग इस रिसाव को 90-95% तक कम कर सकती है, मतलब पानी की भारी बचत। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा, कटाव रुकता है, पक्की सतह होने से पानी तेज बह सकता है बिना किनारों को काटे। तीसरा, डिस्चार्ज क्षमता बढ़ जाती है। सतह चिकनी होती है, पानी तेज बह सकता है, तो उसी साइज की लाइंड नहर कच्ची नहर से ज्यादा पानी ले जा सकती है। चौथा, आसपास की जमीनों में जल भराव वाटर लॉगिंग कम होता है, क्योंकि पानी रिसता नहीं है। और पांचवा, रखरखाव का खर्च कम होता है, घास फूस नहीं उगती, सिल्टिंग स्कोरिंग कम होती है, तो सफाई कम करनी पड़ती है। लेकिन ये महंगा तो पड़ता होगा शुरू में लाइनिंग करना। हाँ बेशक, कच्ची नहर बनाने से काफी ज्यादा खर्च आता है लाइनिंग में। इसीलिए इसका फैसला इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद ही होता है। मतलब ये देखते हैं कि लाइनिंग पर जितना खर्च हो रहा है, क्या उससे होने वाले फायदे, पानी की बचत, ज्यादा फसल, कम रखरखाव वगैरह, उस खर्च से ज्यादा हैं। बेनिफिट कॉस्ट रेशो 1 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, और लाइंड कैनाल्स का डिजाइन भी केनेडी लेसी से होता है? नहीं, आमतौर पर लाइंड कैनाल के लिए मैनिंग का फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सतह की रफनेस को ध्यान में रखता है। केनेडी और लेसी मुख्य रूप से कच्ची एलुवियल नहरों के लिए थे। चलिए, अब आखिरी लेकिन बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं, तलछट परिवहन। ये जो मिट्टी, रेत, गाद पानी के साथ बहती है। हाँ, ये नहरों के काम करने के तरीके को समझने के लिए बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है। देखिए, जब पानी नहर में बहता है ना, हाँ, तो वो अपनी स्पीड की वजह से नहर के तल और किनारों पर एक रगड़ या खिंचाव डालता है। इसे कहते हैं शीयर फोर्स या ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स। और इससे क्या होता है? अगर ये खिंचाव वाला फोर्स मिट्टी के कणों का जो अपना वजन और आपस की पकड़ है उससे ज्यादा हो जाए, तो वो कण अपनी जगह से उखड़ जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। इसी को कटाव या स्कोरिंग कहते हैं। अच्छा,
और ये फोर्स किस पर निर्भर करता है? ये पानी की गहराई और नहर की ढलान पर निर्भर करता है। ज्यादा गहराई, ज्यादा ढलान मतलब ज्यादा डायरेक्टिव फोर्स। इसका एक एवरेज फॉर्मूला भी है, टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस। गामा WRS? हाँ, गामा डब्ल्यू पानी का यूनिट वेट, आर हाइड्रोलिक रेडियस और एस स्लोप। तो ये जो कण उखड़कर बहने लगते हैं, हाँ। ये चलते कैसे हैं पानी में? ये दो मेन तरीकों से चलते हैं। एक तो बेड लोड। बेड लोड। ये भारी कण होते हैं जो तल के साथ साथ लुढ़कते हुए, फिसलते हुए या छोटी छोटी जंप मारते हुए सॉल्टेशन आगे बढ़ते हैं। अच्छा। और दूसरा सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड। ये हल्के महीन कण होते हैं जो पानी में जो टर्बुलेंस या भंवर होते हैं ना, हाँ। उनकी वजह से पानी में घुले मिले रहते हैं, सस्पेंशन में बहते हैं। तो ये तलछट का बहना नहरों के लिए दिक्कत क्यों है? ये दो तरह की दिक्कतें पैदा करता है। पहली, सिल्टेशन। मतलब मिट्टी का जमना। हाँ, अगर कहीं पानी का वेग कम हो जाए, मान लीजिए ढलान कम हो गई, तो पानी की सिल्ट ढोने की ताकत कम हो जाती है, तो वो कण नीचे बैठने लगते हैं, जमने लगते हैं। इससे नहर की पानी ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और दूसरी है स्कावरिंग, जिसका हमने जिक्र किया। अगर वेग बहुत ज्यादा है तो वो तल और किनारों को काटने लगता है। इससे नहर का शेप बिगड़ सकता है, स्ट्रक्चर कमजोर हो सकते हैं। दोनों ही मामलों में नहर का रखरखाव बढ़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो फिर इस ट्रैक्टिव फोर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं ताकि न सिल्टिंग हो न स्कोरिंग? इसका कोई साइंस है? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे शील्ड्स जैसे लोगों का काम है। उन्होंने स्टडी किया कि किस साइज का कण किस ट्रैक्टिव फोर्स पर हिलना शुरू करेगा। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कण पर लगने वाला खिंचाव बल उसके टिके रहने की ताकत से कम होना चाहिए। अच्छा। एनालिसिस से एक कंडीशन निकलती है कि तल पर कण टिका रहेगा अगर D ग्रेटर देन 11 RS। 11 गुना R गुना S। हाँ, लगभग। और किनारों पर स्थिरता के लिए मामला थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि किनारे ढलान पर होते हैं, तो ग्रेविटी भी कण को नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो वहां स्थिरता सिर्फ कण के साइज पर नहीं, बल्कि किनारे के ढलान के एंगल थीटा और मिट्टी के अपने फ्रिक्शन एंगल फाई पर भी निर्भर करती है। वहां लगने वाला शियर स्ट्रेस जो तल से थोड़ा कम होता है, कण की शियर स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। बाप रे, ये तो काफी जटिल है। तो अगर हम इसे केनेडी और लेसी से जोड़े तो क्या वो यही सब करने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। भले ही केनेडी और लेसी ने सीधे सीधे शील्ड्स की इतनी जटिल एनालिसिस इस्तेमाल ना की हो, लेकिन वो अपने अनुभव और ऑब्जर्वेशन से असल में इसी बैलेंस को साधने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, वो एक ऐसी वेलोसिटी, भमान और नहर का शेप यानी R और P ढूंढ रहे थे जहां पानी का ट्रैक्टिव फोर्स ऐसा हो कि वो ना तो सिल्ट को जमने दे और ना ही ज्यादा कटाव करे। उनका मकसद एक स्टेबल या रिजीम चैनल बनाना था, जहां सिल्ट का आना जाना बैलेंस में रहे और नहर सालों साल ठीक से काम करती रहे। तो आज हमने काफी कुछ समझा, नहरों के अलाइनमेंट के तरीके, उनके फायदे नुकसान, फिर केनेडी और लेसी के डिजाइन सिद्धांत, उनके पीछे की सोच, उनके फर्क, सिंचाई के लिए जरूरी पैरामीटर्स जैसे ड्यूटी, डेल्टा, कैपेसिटी फैक्टर का मतलब, नहर के अलग अलग हिस्से, फ्री बोर्ड, बर्म, डोला, लाइनिंग क्यों जरूरी है, उसके फायदे, उसका खर्चा, और आखिर में ये बहुत ही अहम बात, तलछट कैसे बहती है और उसे कैसे संभाला जाता है। ये सारी बातें एक अच्छी नहर प्रणाली के लिए वाकई बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स सिंचाई इंजीनियरिंग की बुनियाद हैं। और एक विचार जिसके साथ मैं श्रोताओं को छोड़ना चाहूंगा। हाँ जरूर। देखिए, हमने ये स्थापित सिद्धांत समझ लिए, लेकिन आज की चुनौतियां बदल रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की कमी बढ़ रही है, नदियों से आने वाली सिल्ट की मात्रा बदल रही है। सही बात है। तो सवाल यह है कि क्या हम इन नहर प्रणालियों को और बेहतर और ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ नया सोच सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी जैसे रियल टाइम सेंसर से मॉनिटरिंग या बेहतर फोरकास्टिंग मॉडल्स या फिर प्रकृति आधारित समाधान इसमें कोई भूमिका निभा सकते हैं? मतलब पारंपरिक ज्ञान और नई तकनीक का संगम। हाँ, इस पारंपरिक ज्ञान को भविष्य की जरूरतों के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर लगातार सोचना और इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।